Hello friends, hope you all are doing well. Today we will study about theories of evolution. So let's start. Evolutionary biology includes both the origin of life and the diversity of living organisms on the earth. मतलब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में दो चीज़ इंक्लूडेड है, एक है origin ऑफ लाइफ और दूसरा है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ में है वो कैसे डाइवर्सिफाई किए। तो इस चीज़ को समझाने के लिए बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे। उनमें से इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी एंड मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी। मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी पे पहले से एक वीडियो बना हुआ है, सो यू कैन गो एंड वॉच। तो हम पहला थ्योरी स्टार्ट करते हैं, वो है लेमार्किज्म। लेमार्किज्म को हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कहते हैं। तो लेमार्क का पूरा नाम क्या था? जीन बैप्टिस्टे डे लेमार्क। ये थ्योरी लेमार्क के द्वारा दिया गया है। कौन सा थ्योरी? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे जो फेमस थे अपने थ्योरी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म। इस थ्योरी के बारे में उन्होंने एक बुक में लिखा है। उस बुक का नाम है फिलोसॉफिक जूलॉजी इन 1809। अब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में क्या क्या फीचर्स थे? उन्होंने 3 फीचर्स ऑब्जर्व किए। वो है स्पीसीज चेंज अंडर चेंजिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से स्पीसीज अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। सेकेंड है देयर इज अ फंडामेंटल यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। थर्ड है द स्पीसीज प्रोग्रेसिवली डेवलप। अब इन 3 ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्होंने क्या अज्यूम किया? उन्होंने अज्यूम किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स tend to increase in size continuously due to internal forces of life। उनके हिसाब से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो उनके पार्ट्स हैं वो साइज में इंक्रीज होते जाते हैं। क्यों? ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑफ लाइफ। सेकेंड अजम्पशन क्या था उनका? न्यू ऑर्गन्स, जिससे कि हम कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, आर डेवलप्ड इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ द न्यू वांट एंड आर मेड टेंड acquired characters। Third assumption, the development of organs and their use are proportional to the activities of these organs। इसी से यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स आया। थर्ड क्या था? Every new characters that have been acquired in the life of an individual is preserved and transmitted to the next generation by them। Inheritance of acquired character। उन्होंने 3 assumptions के थ्रू अपने थ्योरी को बताने की कोशिश किया। उनका assumption था, पहले समझ लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके जो पार्ट्स हैं वो साइज में इंक्रीज करते हैं कंटिन्यूसली। और सेकेंड है न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि उनका न्यू नीड्स आ जाते हैं। नीड्स के अनुसार ही वो अपने अंदर चेंजेस लाते हैं या फिर न्यू ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। अब एक्टिविटी अगर हम ऑर्गन्स के थ्रू करेंगे, जिस ऑर्गन से हम काम करेंगे वो यूज़ में आएगा और जिस ऑर्गन का हमारा कोई काम नहीं वो डिसयूज हो जाएगा, मतलब लाइफ में वो डिजेनरेट होते जाएगा। We will see their examples also। अब इन्होंने क्या किया, जो लाइफ में अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स हम अक्वायर करते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अक्वायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड होते रहते हैं। Thus, Lamarck proposed that variations in organisms were the result of the influence of environment। तो लेमार्क ने ये प्रपोज किया कि ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। When the environment of an organism changes, it needs also change। अब environment जब चेंज होगा, ऑर्गेनिज्म का जब environment चेंज होगा तो उसका नीड भी चेंज होगा।
फॉर एग्जाम्पल हम ठंड के मौसम में स्वेटर पहनते हैं, मतलब हमारा नीड चेंज हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उस हिसाब से हमारा नीड भी चेंज हुआ। गर्मी के मौसम में तो हम स्वेटर नहीं पहनते हैं ना, इसलिए ये कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट में चेंजेस होंगे तो ऑर्गेनिज्म में भी वेरिएशंस होंगे। और यही चेंज की वजह से चेंज नीड्स लीड टू आइदर स्पेशल यूज ऑफ ऑर्गन्स और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यही चेंज की वजह से या तो स्पेशल यूज ऑफ ऑर्गन्स हो जाएगा या फिर डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स हो जाएगा। उनका ये भी कहना था कि ऑर्गन्स दैट आर यूज मोर इंक्रीजेस इन देयर साइज एंड ऑर्गन्स विच आर नॉट यूज कंटिन्यूसली डिजेनरेट। सच acquired traits are inheritance to next generation। अब वो कह रहे हैं कि जो ऑर्गन्स का हम यूज़ करेंगे उनका साइज इंक्रीज होते जाएगा, और जिस ऑर्गन का यूज़ हम नहीं करेंगे वो डिजेनरेट होते जाएगा, और जो कैरेक्टर्स हमने अपने लाइफ में अक्वायर किए हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट, वो वन जनरेशन टू जो कैरेक्टर्स हम अक्वायर किए हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे। उन्होंने अपने थ्योरी को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स में दिए हैं। उसमें उनमें से सबसे फेमस एग्जांपल है जिराफ, नेक ऑफ जिराफ। तो हम देखते हैं उसका फर्स्ट एग्जांपल। Lamarck cited the example of giraffe and snakes to explain use and disuse of organs। अब उन्होंने अपने थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए दो एग्जांपल लिए, एक जिराफ का और एक था स्नेक का और जिराफ का एग्जांपल उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या कहा कि जो जिराफ स्टार्टेड फीडिंग ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज, वो किस में फीड करना स्टार्ट किया? लीव्स ऑफ ट्रीज। In the process of reaching the leaves of higher branches, its neck got stretched and the forelegs were raised। अब ट्री के जो लीव्स थे वो तो ऊंचे ऊंचे थे, तो वो हायर ब्रांचेस के जो लीव्स थे उसको पहुंचने के लिए उन्होंने अपने नेक को स्ट्रेच किया और उनका फोर लेग्स रेज्ड हो गया। As a result, the neck became longer along with that forelimbs। Lamarck cited this example for the use of an organ। अब उन्होंने इसको यूज ऑफ एन ऑर्गन के थ्रू अपने थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दिया कि भूख की वजह से जब जिराफ लीव्स ऊंचे ट्रीज का लीव्स को खाने का कोशिश कर रहे थे, तब उनका जो नेक और फोरलिम्स था वो राइज होने लगे, लंबे होने लगे, खिंचाने लगे, जिसकी वजह से जिराफ का नेक उतना लंबा हो गया। इससे उन्होंने यूज ऑफ ऑर्गन को प्रूव किया। सेकेंड उन्होंने एग्जाम्पल दिया फोर लिम्स ऑफ एनिमल्स। ये माना जाता है कि स्नेक के एंसेस्टर जो थे उनमें फोर लिम्स पाए जाते थे। दे अडेप्टेड टू बोरोइंग हैबिट इन कोर्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतते गया उन्होंने बोरोइंग मतलब जमीन के अंदर रहना स्टार्ट किया। ड्यूरिंग दिस अडेप्टेशन दे लॉस्ट देयर लिम्स ग्रेजुअली। और इस अडेप्टेशन की वजह से उन्होंने अपना लिम्स को लूज करना स्टार्ट कर दिया। Hence the snakes of the present day are without limbs। और इसलिए आज के जो प्रेजेंट डे स्नेक्स होते हैं वो विदाउट लिम्स होते हैं। इससे लेमार्क ने डिसयूज ऑफ ऑर्गन को प्रूफ किया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट जर्म प्लाज्म थ्योरी। सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं थे लेमार्क के थ्योरी की वजह से, तो इसलिए ऑगस्ट विस्मैन आए अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि लेमार्क का थ्योरी वो 100% श्योर या फिर सही नहीं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने माइस का टेल को लिया, माउस का जो रैट था उसका टेल को लिया और 20 जनरेशन्स तक कट करके देखा कि इफेक्ट होता है या नहीं, उनका कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं या नहीं। अब इसको पढ़ लेते हैं। क्या अगस्ट विस्मैन ने कहा था अपने थ्योरी जर्म प्लाज्म में? उन्होंने कहा था August Wiesmann 1890, the German biologist performed the decadralization experiments on mice and disproved Lamarckism and pangenesis theory of Darwin। अगस्त विस्मैन ने
बस लेमार्क की थ्योरी को ही डिस्प्रूव नहीं किया, बल्कि डार्विन के पैनजेनेसिस थ्योरी को भी डिस्प्रूव किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, चलिए देखते हैं। He cut the tails of white mice for more than 20 generations and observed the effect on the length of tail in coming generation. उन्होंने 20 generations तक white mice के टेल को कट किया और अपकमिंग जनरेशन में उसकी इफेक्ट को चेक किया। In all the generations, the length of the tail was found to be normal. उन्होंने देखा कि सारे generations में माइस का टेल में कोई चेंजेस नहीं आया, वो जैसा था वैसा ही रहा। Hence, he believed that the acquired characters are not inherited. इससे उन्होंने ये प्रूव किया कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, जो हम अपने लाइफ में एक्वायर करते हैं, जो कैरेक्टर्स, वो इनहेरिट नहीं होते हैं। August Weismann proposed the theory of germplasm और germinal selection. उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद एक थ्योरी दिया जिसका नाम था जर्मप्लाज्म थ्योरी या फिर जर्मिनल सिलेक्शन। उन्होंने प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था सोमैटोप्लाज्म, दूसरा था जर्मप्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म में सोमैटिक सेल्स होते हैं और जर्मप्लाज्म में सेक्स सेल्स होते हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो सोमैटोप्लाज्म होते हैं या फिर सोमैटिक सेल्स होते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता है हेरिडिटी में, बल्कि जर्म प्लाज्म का बहुत बड़ा रोल होता है हेरिडिटी में। The changes that occur in the non-reproductive cells or somatic cells are not transmitted, whereas the changes that occur in the reproductive cells are transmitted. अब उनका कहना था कि जो चेंजेस सोमैटिक सेल्स में हुए हैं वो ट्रांसमिट नहीं होंगे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, लेकिन जो चेंजेस जर्म प्लाज्म या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स में हुए हैं वो ट्रांसमिटेड होंगे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो लेमार्क के काम से खुश नहीं थे, कन्विंस नहीं थे, बट ऐसे भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो लेमार्क के काम से कन्विंस्ड हुए थे और इसलिए आया न्यू लेमार्कस। न्यू लेमार्कस में लेमार्क के जो फॉलोअर्स थे, जो लेमार्क के थ्योरी से कन्विंस हुए थे, उन्होंने लेमार्क के थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एक नया थ्योरी दिया जिसका नाम है न्यू लेमार्कस। अब इसमें क्या होता है देखते हैं। Lamarcus is the first scientific assumption that recognized the adaptation to the environment as a primary product of evolution. लेमार्कस के अनुसार क्या होता था, उन्होंने प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन किसे माना था, अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो अडेप्टेशन होता है वही प्राइमरी प्रोडक्ट है किसका, इवोल्यूशन का। The followers of Lamarck, New Lamarckians like Cobb, Cannon, Osborne, Packard, Spencer, McBride tried to modify Lamarckism to make it acceptable. अब बहुत सारे ऐसे थे जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लेमार्क के थ्योरी को, लेकिन जो लेमार्क के फॉलोअर्स थे उन्होंने लेमार्क की थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई किया और उसे एक्सेप्टेबल बनाया। These new Lamarckians considered that adaptations are universal. अब न्यू लेमार्कियंस का कहना था कि अडेप्टेशन यूनिवर्सल होता है, अडेप्टेशन होता ही होता है। Organisms acquire the new structures due to their adaptations to changed environmental condition. अब ऑर्गेनिज्म न्यू कैरेक्टर्स या फिर न्यू स्ट्रक्चर्स अडेप्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस होते हैं। They argue that the sex hormones influence the somatic cells of an organism. उनका कहना था कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। The external condition affecting the somatic cells stimulate the body cells to produce specific secretions. These secretions reach the sex cells through the blood. Such variations can be inherited by offspring. अब उन्होंने क्या कहा कि एक्सटर्नल कंडीशंस जो अफेक्ट करते हैं सोमैटिक सेल्स को, जो स्पेसिफिक सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं वही ब्लड में पास होते हैं और
वही कैरेक्टर्स, वही चीज ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हो जाते हैं। Campbell observed in Proteus anguinus, which is a cave dweller, the development of normal eyes and color of skin when exposed to daylight. This character is inherited to the next generation. ये प्रोटियस एंग्विनस एक केव ड्वेलर है, केव में रहने वाला है, जो नॉर्मल आइस और उसके स्किन कलर जो एक्सपोज हुए डे लाइट में, वो रात में रहते थे, जिसकी वजह से उनके कैरेक्टर्स में चेंजेस आया। वही कैरेक्टर्स इनहेरिट हो गए नेक्स्ट जनरेशन में। इससे यही प्रूव करने का, इससे न्यू लेमार्किज्म की थ्योरी खत्म होती है। टुमारो वी विल सी अबाउट नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज डार्विनिज्म के बारे में हम कल देखेंगे। तब तक कीप स्टडिंग, कीप गोइंग, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।